Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the most important part of ecology and environment, that is wetland ecosystem. ये लास्ट लेक्चर रहेगा किस पोर्शन का, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। अब आपका बायोडाइवर्सिटी पे दो लेक्चर्स नेक्स्ट आ जाएंगे और आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंट इशू जैसे पोल्यूशन पे के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा कोई टॉपिक्स बनते हैं जिससे आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। वेटलैंड इकोसिस्टम की अगर बात करेंगे, वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श आर पीटलैंड विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग। वेटलैंड पहले सबसे पहले किसको बोलते हैं? वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम जहाँ पर पानी देखने को मिलेगा, एक ऐसा एरिया जहाँ पर हम पानी देखने को मिलता है। फिर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मार्श होता है, पीटलैंड होता है, जहाँ पर पानी या तो स्टैटिक हो गया या पानी रुका हुआ होगा एक एरिया में, या ये इस एरिया में पानी है लेकिन पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, पानी फ्लोइंग वाटर हो सकता है, ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ये ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, ये नमकीन वाला वाटर भी हो सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग एरियाज मरीन वाटर्स। ठीक है, द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। तो यहाँ वो ऐसा एरियाज होते हैं मरीन वाटर्स के अंदर, जो पानी होता है ना, मरीन वाटर जो होते हैं, जिसकी डेप्थ एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड, जो लो टाइड में जो डेप्थ होती है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कीवर्ड है कि याद रखना है, 6 मीटर की डेप्थ हमें मरीन वाटर्स में देखने को मिलता है। जब 6 मीटर्स की डेप्थ से ज़्यादा नहीं होता है तो उसको हम जनरली वेटलैंड बोलते हैं। तो दैट पानी का डेप्थ हमें जनरली देखने को मिला 6 मीटर्स। तो लो टाइड डज नॉट एक्सीड, जो लो टाइड जो होती है उसकी डेप्थ 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये इसको आप वेटलैंड बोल सकते हो। तो ये एक वेटलैंड की डेफिनेशन जनरली बताई गई थी। वेटलैंड्स आर ट्रांजिशनल जोन्स, इकोटून्स। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो वेटलैंड्स एज ए इकोटून होता है, यानी आपको बोलना यस वेटलैंड जो होते हैं ये ट्रांजिशनल जोन्स होते हैं। जैसे कि एक इकोसिस्टम दूसरा इकोसिस्टम बीच में से एक और आ जाएगा, एक ट्रांजिशन जोन आ जाएगा। ठीक है, बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ये टेरेस्ट्रियल है और ये एक्वेटिक है। और आपको पता है, मैंने वो बोला था आपको वेटलैंड्स के बारे में, जैसे कि मैंग्रोव्स, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था वेटलैंड्स में। फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स, लेक लिटोरल्स, मार्जिनल एरियाज। मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने पढ़ा है, जो कि कोस्टल रीजन्स पे होते हैं, जो लैंड और जो सी के बीच में जो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन जोन। इसी तरीके से लेक लिटोरल्स, लेक लिटोरल्स का मतलब ये मार्जिनल एरियाज होते हैं बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वाटर लेवल। क्वेश्चन अगर पूछेगा व्हाट आर लेक लिटोरल्स, आपको बोलना है ये मार्जिनल एरियाज होते हैं हाई और लोवेस्ट वाटर लेवल लेक्स के अंदर। फ्लड प्लेन्स, एरियाज लाइक एडजस्टेंट टू द रिवर चैनल्स, मतलब ये अगर रिवर फ्लो करता है इसके साइड वाले एरियाज, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इनको फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। क्योंकि जब रिवर के पानी बहुत ज़्यादा होता है वो पानी इन एरियाज में चला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वो होता है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स किनको बोलते हैं? एरियाज लाइक एडजस्टेंट टू द रिवर चैनल्स, रिवर चैनल्स के एडजस्टेंट में जो भी एरियाज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर, उनको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। ये भी हम वेटलैंड में भी ले लेते हैं। ठीक है, या ट्रांजिशन जोन्स पे लेते हैं। बियॉन्ड द नेचुरल लेवीज। ठीक है, नेचुरल लेवीज का मतलब होता है जो यहाँ पर जैसे कि रिवर फ्लो करता है और इसकी जो होती है, इसकी एक हाइट होती है इस रिवर की, जिस हाइट से, जैसे कि यहाँ से पानी फ्लो करता है, अब पानी की लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक पानी की लेवल है, अब इससे ऊपर जो ये बचता है ना, इसको बोलते हैं नेचुरल लेवीज, इसको नेचुरल लेवीज का नाम बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वेटलैंड का एक डेफिनेशन था जो आपको थोड़ा सा समझना था, इसे समझना था क्योंकि आगे इसका लिंकेज है वेटलैंड साइट रमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इसलिए जब तक आपको वेटलैंड पता नहीं होगा तब तक आपको रमसार कन्वेंशन समझ नहीं आएगा। वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या 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 फ़ायदे हैं हमारे पास वेटलैंड्स की वजह से, वेटलैंड्स का होना क्या हमारे पास, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। लेक्स आर जनरली लेस इंपॉर्टेंट व्हेन कंपेयर टू वेटलैंड्स। लेक्स जो होते हैं, अगर लेक हमारे पास है और वेटलैंड हमारे पास, लेक्स की इंपॉर्टेंस कम होती है एज कम्पेयर टू वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोसिस्टम, अगर हम इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हिसाब से देखेंगे। देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन लेक्स एंड वेटलैंड्स। लेक क्या है, वेटलैंड क्या है, कोई क्लियर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम वेटलैंड्स को जनरली बोलते हैं शैलो वाटर बॉडीज, मतलब इनकी डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं होती, वायरस लेक्स कैन बी डीप और शैलो, लेकिन लेक्स जो होते हैं इनकी डेप्थ भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, जो कि लेक्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा वेटलैंड्स आर शैलो वाटर बॉडीज और डीप वाटर बॉडीज, आपको बोलना है वेटलैंड्स आर शैलो वाटर बॉडीज। क्वेश्चन पूछा जाएगा लेक्स आर डीप और शैलो वाटर बॉडीज, आपको बोलना है लेक्स आर बोथ डीप या इट कैन बी शैलो। ठीक है,
अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बनता है रमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, ये क्या होता है रमसार कन्वेंशन? रमसार सबसे पहले एक सिटी है कहाँ पर, ईरान में, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ रिलेटेड वेटलैंड्स, जहाँ पर क्या बोला गया है उस रमसार जगह, जैसे कि मैं ईरान में गया और यहाँ पर एक जगह है, सिटी एक है जिसको रमसार बोला जाता है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक सिटी है श्रीनगर, एक सिटी है सपोज जम्मू में हम क्या करेंगे, एक कन्वेंशन करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ईरान में क्या हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, कहाँ पर, सिटी का क्या का नाम था, रमसार, इसलिए इसको रमसार कन्वेंशन बोला गया। लेकिन ये किसके रिलेटेड था, वेटलैंड्स के रिलेटेड। इसमें क्या बताया गया, इन्होंने बोला जो भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है उनकी कंजर्वेशन की बात करेंगे। जनरली यहाँ पर वेटलैंड्स का कंजर्वेशन की बात करेंगे और उन वेटलैंड्स का यूज करेंगे, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से यूज करेंगे और एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे रिसोर्सेज को वेटलैंड्स के अंदर। इट इज आल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इसी को रमसार कन्वेंशन को ही दूसरा नाम बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी वेटलैंड। रमसार कन्वेंशन को रमसार कन्वेंशन क्यों बोला जाता है, आपको बोलना है क्योंकि ये एक कन्वेंशन हुआ है एक सिटी में जिसका नाम है रमसार, ईरान में, इसलिए इसको रमसार कन्वेंशन बोला जाता है। कन्वेंशन वाज साइंड ऑन 2 फरवरी 1971, याद रखना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको वेटलैंड डे भी बोला जाता है। कब, 2 फरवरी को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि रमसार कन्वेंशन हुआ है, दैट कन्वेंशन वाज रिलेटेड टू द वेटलैंड्स और उसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 में, और इसलिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये सारे की पॉइंट्स याद होंगे तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। वेटलैंड्स के रिलेटेड हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज ए रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, एक फाइल होती है of wetland sites on the list of wetland of international importance where changes in ecological character have occurred or occurring or likely to occur as a result of technological developments, pollution and other human interference। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेटलैंड है, जैसे हमारे पास 50 वेटलैंड है, सपोज ये 50 वेटलैंड क्या है, मतलब इसमें से सपोज हमारे पास 10 वेटलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि इसमें जो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ये चेंज हो रही है इन 10 वेटलैंड्स में। 50 में से 10 वेटलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, चेंजेस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कैसे चेंज देखने को मिलती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हमने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप, हमने कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो वेटलैंड्स में थोड़ा सा चेंज आने लगा, इकोलॉजिकल चेंज आने लगे। फॉर एग्जाम्पल वेटलैंड्स में पोल्यूशन आने लगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, इकोलॉजिकल चेंज आने लगे। या कोई ह्यूमन इंटरफ्रेंस हो गया इस वेटलैंड के साथ, ह्यूमन ने और एक्सप्लॉयटेशन करने यूज़ कर दी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी कंजर्वेशन के लिए। दैट मीन्स ये एक इसका जो है इकोलॉजिकल चेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो हो चुके हैं या हो रहे हैं या आगे होने वाले हैं, तो उन सभी वेटलैंड्स का लिस्ट हम बनाते हैं और उसी को बोला जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। आ रही बात समझ? इट इज़ मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ रमसार साइट, इसको हमने एज ए पार्ट ऑफ रमसार साइट के तौर पे माना गया। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाएगा, इफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, अगर हमारे पास एक वेटलैंड है उसको हमने मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर लाया है, मतलब उसको हमने मॉन्ट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल कोई वेटलैंड आप ले लो, वह कोई भी वेटलैंड आप ले लो, सपोज मैंने वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में कोई वेटलैंड लिया, उसको वो वेटलैंड साइट में है, ठीक है, वो एक इंटरनेशनल वेटलैंड, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की लिस्ट में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उसकी है, ठीक है, एक वेटलैंड। अब उस वेटलैंड को मैंने एक लिस्ट में डाला जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है, मैंने एक वेटलैंड को उठाकर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला, जम्मू कश्मीर के सपोज 5-6 वेटलैंड है, उसमें से मैंने एक डाला मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। आप बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यही मैंने बोला आपको, हैव ऑकर्ड और ऑकरिंग आर लाइकली टू ऑकर इन वेटलैंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, यही मैंने अभी बोला। हाँ बिल्कुल मैंने यही बोला, क्योंकि इसमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमें चेंज देखने को मिल रहे हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक चेंज देखने को मिले, इसलिए। ठीक है, तो याद रखना एज ऑफ अगस्त 2022 देयर आर 64 रमसार साइट्स इन इंडिया। तो करंट अफेयर में आपको ये बताऊंगा मैं, रमसार साइट्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, एस्चरीज की बात करेंगे, एस्चरी इकोसिस्टम की बात है। एस्चरीन का मतलब क्या होता है? जब देखो, जब रिवर फ्लो करता है, रिवर किसके साथ मिलेगा? आप बोलोगे सर सी के साथ मिलता है। जब ये रिवर सी के साथ मिलता है, ये सी है यहाँ पर, ये सी है, जब ये रिवर सी के साथ मिलता है, यहाँ पर मिलेगा ना, रिवर आएगा तो सी के साथ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो सी होता है फ्रेश वाटर और रिवर होता है फ्रेश वाटर, सी होता है सलाइन वाटर, और यहाँ पर एस्चरी एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर हमें फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकिश वाटर बन जाता है यहाँ पर, कहाँ पर? ये एस्चरी होती है। तो एस्चरी भी आप बोल सकते हैं, ये भी एज ए इकोटून के तौर पे होता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन होता है किसके, ये आप बोल सकते हैं रिवर और सी के बीच में। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो इसी को बोलते हैं हम एस्चरियन इकोसिस्टम। एंड एस्चरी इज ए प्लेस वायर रिवर आर ए स्ट्रीम ओपन्स इनटू सी माउथ ऑफ द रिवर। जब रिवर आ जाता है, ये रिवर का माउथ होता है और ये किसके साथ मिल जाता है? सी के साथ मिल जाता है, ये माउथ ऑफ रिवर होता है, ये मिल जाता है।
इट इज़ पार्शली इंक्लूड्स कोस्टल एरिया ब्रैकिश वाटर, मैंने आपको पहले बोला ये ब्रैकिश वाटर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एस्चुरीज फॉर्म ट्रांजिशन जोन, ये मैंने पहले भी बोला, ये क्या बनाता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। जैसे कि रिवर से सीधे आप यहाँ पर ओशंस में नहीं आओगे, नहीं, रिवर से पहले ये मिक्सअप हो जाता है यहाँ पर, और इसी को बोलते हैं एस्चुरी। ये है रिवर, ये है ओशन, और ये देखो यहाँ पर एक ट्रांजिशन जोन बनता है जिसको इकोटोन, बिटवीन रिवर इन्वायरमेंट है, रिवर के बीच में, और मरीन इन्वायरमेंट मतलब ओशन के बीच में। आया समझ? एग्जाम्पल्स ऑफ एस्चुरियंस आर रिवर माउथ। एस्चुरियंस कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रिवर का माउथ जो होता है जहाँ पर रिवर ओशन के साथ मिलता है, कोस्टल बेस, कोस्ट के ऊपर, टाइडल मार्शेस, लगून्स, डेल्टाज, ये सारे एस्चुरीज के अंदर ही आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं एस्चुरीज में। आ रही बात समझ? उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो हमारे पास बनता है जिसको बोलते हैं मैंग्रूव्स। मैंग्रूव्स के ऊपर क्वेश्चन है इसलिए मैंने मैंग्रूव्स लेकर आया। मैंग्रोव रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल नियर द सी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मैंग्रोव्स कहां पर है आप बोलोगे, ये होता है सी शोर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लिटोरल, लिटोरल का मतलब होता है जो सी शोर के पास होता है, जैसे कि ये सी है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर, ठीक है, अरेबियन सी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को, मैंग्रोव्स हमें वेस्ट बंगाल, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को वेस्ट बंगाल में हमें मैंग्रोव्स देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स ये क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम दैट इज नियर द जो सी शोर के पास होते हैं, इसको लिटोरल बोलते हैं। दीज आर मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि ये क्या आपको बना, एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से, मैंग्रोव्स दैट ग्रो इन शेल्टर्ड लो लाइंग कोस्ट्स। ये कहाँ पर हैं, जो कोस्ट्स होते हैं, जो पानी के अंदर कोस्ट्स होते हैं वहाँ पर। एस्चुरीज में भी ग्रो होते हैं, मड फ्लैट्स में भी, टाइडल क्रीक्स में भी, ठीक है, मार्शेस, लगून्स, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि मैंग्रोव्स हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको बोला ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, दोनों रीजन में। मैंग्रोव्स ग्रो बिलो हाई टाइड वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड। मैंग्रोव्स जो हाई टाइड होती है ना उससे नीचे ग्रो होता है। ये अगर टाइड एक आती है हाई टाइड, हाई टाइड के नीचे ही क्या होता है, मैंग्रोव ग्रो होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के परस्पेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैंग्रोव्स की, दे प्रोटेक्ट शोर लाइन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स और सुनामीज। डेफिनेटली अगर ये वेस्ट बंगाल में हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर है और यहाँ पर आ गया सुनामी आ गया, ठीक है, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, वो किसके साथ हिट हो जाएगा, आप बोलोगे सर वो कोस्ट को हिट करने से पहले वो किसके साथ हिट हो जाएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और जिसका इंपैक्ट कम रहेगा और इकोनॉमिक लॉस कम हो जाएगी। इसलिए वेटलैंड्स को कंजर्वेशन, मतलब मैंग्रोव्स की बात की जा रही है, मैंग्रोव्स की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है कोस्टल रीजन्स में। दे आर ब्रीडिंग एंड स्वैम्पिंग ग्राउंड्स फॉर मेनी कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिशेज। और यहाँ पर इस रीजन्स में फिशेज भी ग्रो करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इंपॉर्टेंस है। सिंस मैंग्रोव्स आर लोकेटेड बिटवीन द लैंड एंड सी, मैंग्रोव्स आपको पता है ये लैंड है हमारे पास, जैसे कि अरेबियन सी है यहाँ पर, ये बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है लैंड हमारे पास है, और यहाँ पर मैंने मैंग्रोव्स रखा है, ठीक है। तो मैंग्रोव्स क्या बनेंगे, आप बोलोगे सर ये मैंग्रोव्स बन गया, यहाँ पर इकोटोन बन गया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बताया। मैंग्रोव्स आर श्रब्स, ये श्रब्स होते हैं, और स्मॉल ट्रीज हैं, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं दैट ग्रो इन कोस्टल स्लाइन और ब्रैकिश वाटर। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस वाटर में ग्रो करता है, आपको बोल नमकीन वाले वाटर में ग्रो करता है, या जहां पर फ्रेश वाटर और नमकीन वाटर मिलता है जिसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, वहां पर भी ये ग्रो करता है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ किस कंडीशन में ग्रो करता है। मैंग्रोव्स आर साल्ट टॉलरेंट ट्रीज। डेफिनेटली अगर ये साल्ट वाले पानी में सलाइन वाटर में ग्रो करता है, तो अगर सलाइन वाटर में भी ग्रो करता है तो दैट मीन ये साल्ट टॉलरेंट है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोफाइट्स, इनको हम हेलोफाइट्स का भी नाम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट, मैंग्रोव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोफाइट्स एंड आर एडाप्टेड हार्श कोस्टल कंडीशंस। और जो कोस्टल कंडीशंस होते हैं, हार्श कंडीशंस, उसमें भी ये अडाप्टेशन करते हैं, उसमें भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। मैंग्रोव वेजिटेशन फैसिलिटेट्स मोर वाटर लॉस, ठीक है, ठीक है। तो मैंग्रोव वेजिटेशन में क्या होता है, जहां पर वाटर लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है। लीव्स आर थिक, लीव जो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, एंड कंटेनिंग साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लीव्स में ऐसे ऐसे ग्लैंड, जैसे कि लीव एक है, लीफ एक है, इसमें ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो साल्ट को सिक्रीट करते हैं, जो पानी के अंदर साल्ट होता है, ठीक है, उस साल्ट को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। मैंग्रोव आकर वर्ल्ड वाइड इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा गया, जेके बाकी स्टेट एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए आप याद रखोगे एसएससी सीजीएल के आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बट रटा करोगे तो याद नहीं हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना है। मैंग्रोव्स कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आकर वर्ल्ड वाइड, कहाँ कहाँ पर, ट्रॉपिक्स में और सब ट्रॉपिक्स में, मेनली ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स, जैसे कि इक्वेटर है ये ट्रॉपिक, और ठीक है ये ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक को कवर कर लेता है। तो ट्रॉपिक्स आ गया 20 तक, तो 25 तक आपको देखने को मिलेगा, 25 नॉर्थ से लेकर 25 नॉर्थ से लेकर 25 साउथ, मतलब इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा।
इसमें दो टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं मैंग्रोव्स में, आपको बोला एक होता है प्रॉप रूट्स और दूसरा होता है नेमेटोफोर में। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन मैंग्रोव्स, आपको बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, ऑप्शन में दिया होगा प्रॉप रूट्स, ऑप्शन बी नेमेटोफोर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दैट। आपको बोला दोनों रूट्स होते हैं, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा। मैंग्रोव्स एग्जिबिट विविपेरिटी, विविपेरिटी का मतलब होता है ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जहां पर सीड जर्मिनेट होते हैं ट्री के ऊपर ही। मतलब एक तो हो गया ट्री में जो भी सीड्स हैं वो सीड्स गिर जाएंगे फिर जर्मिनेट हो जाएंगे, दूसरा होता है जो ट्री सीड जो होते हैं वो ट्री के ऊपर ही जर्मिनेट हो जाते हैं बिफोर, ठीक है, फॉल होने से पहले ही क्या होता है ट्री जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट हो जाता है। जब सीड जर्मिनेट, जैसे कि हम क्या करते हैं सीड्स को जर्मिनेशन के लिए सीड्स को निकालना पड़ता है, उसको कहीं पर रखना पड़ता है, या सॉइल के अंदर सीड जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, जब हमारे पास सीड्स होते हैं फिर सॉइल के अंदर लगा लेते हैं, फेंकते हैं, फिर क्या होता है वो जर्मिनेट होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती, यहाँ पर सीड ट्री के ऊपर ही होता है और वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, और इसी को बोला जाता है विविपेरिटी, विविपेरी या विविपेरिटी आप बोल सकते हो। विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन बाय द मैंग्रोव प्लांट्स। मतलब क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ विविपेरिटी, आपको पूछा जाएगा। आपको बोला विविपेरिटी जो है ये होता है सीड जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। मैंग्रोव्स इन इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबन वेस्ट बंगाल में आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइट मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड। जो सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स हमें कहां पर देखने को, लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक कहां पर आपको देखने को मिलेगा, आपको मिला सुंदरबन में। दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सुंदरबन में मैंग्रोव्स हैं वहां पर कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं, आपको बोलना है ये हैबिटेट है किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव एरियाज हियर आर बीइंग क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर यूज, यहाँ पर मैंग्रोव्स को क्लियर किया जाता है, काट दिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। द मैंग्रोव्स ऑफ बीतरकनिका, जो बीतरकनिका मैंग्रोव्स हैं जो कि उड़ीसा में हैं, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। कौन से, बीतरकनिका मैंग्रोव्स। तो याद रखना बीतरकनिका मैंग्रोव जो है ये लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हार्बर हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैंग्रोव स्पीशीज, और सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो होती है मैंग्रोव्स की वो है बीतरकनिका में, मतलब उड़ीसा में है। हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। मैंग्रोव स्वैम्प्स ऑकर इन प्रोफ्यूजन इन द इंटरटाइडल मड फील्ड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। कृष्णा डेल्टास के आसपास भी आपको देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी आपको ये देखने को मिलता है। ये लोकेशन थी कुछ, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उड़ीसा में भी, वेस्ट बंगाल में भी, और मैंने आपको गोदावरी कृष्णा डेल्टा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है। मतलब जनरली ईस्ट कोस्ट की मैंने बात की है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर है, क्वेश्चन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किस इकोसिस्टम की है और फिर कम किसके हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ा, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी। पहले बड़ा फिर छोटा। अगर ऐसे होता 6, 7, 8, 9, 10 ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा। लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे पहले ज्यादा किसका, आप बोलोगे मैंग्रोव्स की क्या है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। फिर आगे जाओगे ग्रासलैंड्स की कम है, लेक्स की जाओगे कम है, और ओशंस की जाओगे कम है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको प्रोडक्टिविटी का बनता है। मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स एंड ओशंस, ये एज इट इज याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप यहाँ तक आपका ये सारा कंटेंट कंप्लीट हो गया। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। WS एकेडमी जो ऐप है, ऐप जो है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करोगे और वहाँ से आप जाओगे डाउनलोड करने का फ्री स्टडी मटेरियल में ये कंप्लीट पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की हुई इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ इकोलॉजी इन्वायरमेंट में अगर 10 क्वेश्चंस पूछे गए, इस पीडीएफ से आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मैं एश्योर करता हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपका ये वो वाला कंटेंट दिया जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब हो ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता। ये मैं पहले बोल रहा हूँ। पिछला पेपर देखो आप, JKPSI का, इस पीडीएफ से आपको 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी देखने को मिलेंगे। एक को सेप्रोट्रॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछा गया, एक है बायोमैग्निफिकेशन आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, और 2 क्वेश्चंस और हैं जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, वो मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, इसी पीडीएफ से आपको सारा कंटेंट निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम करेंगे, और ठीक है 1-2 लेक्चर में उसको फिनिश करेंगे, तो आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट फिनिश हो जाएगा। मुझे बोल लो कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बोलोगे आपको ये
सेशन कैसा लगा, क्या आपको मज़ा आया सेशन में, क्या आपको अच्छा लगा सेशन, क्या आपको चीज़ें रिवाइज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ, तो कमेंट सेक्शन में आप सारा मेंशन करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।